के बाद वापस इकोनॉमिक क्लासेस में चलते हैं। उसका रीज़न है कि मैं 2 वीक्स में आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। उसका रीज़न था कि मैं बोर्ड इवैल्यूएशन में एंगेज था और बड़ा हेक्टिक और टाइम टेकिंग वर्क है, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो आपको अपलोड कर पाऊँ। तो लास्ट डे मैंने ये कंप्लीट किया है अपना इवैल्यूएशन वर्क। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना जो रेस्ट ऑफ पार्ट रह गया था। लास्ट चैप्टर जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का हम पढ़ रहे थे, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने उसमें आपको एक मेथड बता दिया था। मैंने आपको बताया था उसमें कि 3 मेथड हैं आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। पहला मैंने आपको बताया था वैल्यू एड मेथड, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और इसके बाद लास्ट मेथड रह जाएगा, वो होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस के अकॉर्डिंग इनकम मेथड वो मेथड होता है जिसमें फैक्टर इनकम जो रिसीव करता है, कौन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको जो पेमेंट रिसीव होता है उस पेमेंट के बिहाफ पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है, नेशनल इनकम from the side of factor payments made to the primary factor of production, so it is called factor payment method और income distribution method। तो हम पहले प्रीवियस कई वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स को उनके रिवार्ड रिसीव होते हैं किसके रूप में, उनके लैंड को रेंट के रूप में, लेबर को उनके बेसिस के रूप में, कैपिटल को उनके इंटरेस्ट के रूप में, और मैनेजमेंट को उनके सैलरी के रूप में। तो वो जो रिवार्ड उनको मिले, यही इक्वल टू किसके होगा, जो वैल्यू ऐड की गई और जो एक्सपेंडिचर किए गए किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। what amount is spent by the production unit, same amount is received by the factor of production. So according to this 5 components are there. First one is compensation of employees, second one is rent and royalty, third one is interest, and fourth one is profit, and fifth one is mixed income. तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर से रिसीव होता है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या पे करेगा, सबसे पहले पे करेगा कंपनसेशन इन कैश। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है वेजेस एंड सैलरी। ये एक एम्प्लॉय को कैश के रूप में एम्प्लॉयर से मिलता है। दूसरा आता है वेजेस इन काइंड, और थर्ड वन आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बाय द एम्प्लॉयर। ये तीन इसके पार्ट हैं। जब टोटल इन तीनों का सम करते हैं तो हमें मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कैश में तो हमको वेजेस और सैलरी मिलेगी। अच्छा, कैश के रूप में हमें वो भी मिल जाता है बोनस, और कमीशन भी मिलता है। ये भी एम्प्लॉय को कैश के रूप में मिलता है। किससे, ये एम्प्लॉयर से कैश के रूप में मिलता है। आमतौर पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको वेजेस एंड सैलरी ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा। किसी एक आध न्यूमेरिकल में आपको कमीशन और बोनस लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो कैश का ही पार्ट है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करना है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सबसे पहले कैश। तो कैश में अभी बता चुका हूं मैं आपको क्या क्या आएगा, वेजेस एंड सैलरी, कमीशन और बोनस।
ये एक एम्प्लॉय को कैश के रूप में एम्प्लॉयर से मिलता है। दूसरा, वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड में जो कैश के रूप में नहीं मिलती लेकिन कमोडिटीज के फॉर्म में मिलती है या गुड्स के फॉर्म में मिलती है या फैसिलिटीज के फॉर्म में मिलती है, वो कंपनसेशन या वेजेस इन काइंड कहलाता है। अब जैसे आप लोगों को शायद पता हो कि नवोदय विद्यालय की बहुत सारे फैसिलिटीज देता है अपने टीचर्स को। जैसे फ्री में अकोमोडेशन दे देता है, फ्री में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दे देता है, फ्री में मील देता है, फ्री में चिल्ड्रंस एजुकेशन देता है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से फ्री में मिलती हैं, जो उसकी इनकम को बढ़ाती हैं। कैसे? अगर एक एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है और उसे एम्प्लॉयर अगर कोई फ्री अकोमोडेशन दे देता है, तो जो एक्सपेंडिचर उसे अकोमोडेशन पर करने थे वो नहीं करेगा, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, अगर एक टीचर है जिसकी इनकम 30,000 रुपी है और अगर उसे दूसरे शहर में जाकर रहकर वहां पढ़ाना है, तो फिर उसे उस 30,000 में से एक पार्ट अकोमोडेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही अकोमोडेशन एम्प्लॉयर देने लगे, जैसे अभी मैंने आपको नवोदय विद्यालय का बताया, तो नवोदय विद्यालय अपने टीचर्स को अकोमोडेशन देता है, तो उस पर उसे एक्सपेंडिचर नहीं करना। तो जब एक्सपेंडिचर नहीं करना, तो अगर मान ले 30,000 में से 5,000 का उसे अकोमोडेशन का पेमेंट करना पड़ता, तो उसकी रियल इनकम कितनी रह जाती? 25,000, क्योंकि 5,000 तो अकोमोडेशन में चला गया। जो नहीं गया कहाँ? फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर से, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? पूरी 30,000 हो गई। ठीक। और इसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने अगर सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड की हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं, रिटायरमेंट पेंशन, अगर प्रोविडेंट फंड में उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रोविडेंट फंड में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का और दूसरा एम्प्लॉई का। तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई को मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस, तो वो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर वही शेयर अगर एम्प्लॉय को देना होता, तो उसको रियल इनकम फिर क्या होती? जैसे अभी अकोमोडेशन मैंने बताया था, उसकी इनकम घटेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी बढ़ रही है। जैसे 12% इनकम का उसे एम्प्लॉयर से मिल गया और 12% अपने पास से मिल गया, तो टोटल एम्प्लॉय को कितना मिला? 24%, जो टोटल किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस। इसके बाद आता है ग्रेचुटी। तो जब लोग रिटायर होते हैं, तो एम्प्लॉयर एक फिक्स अमाउंट में एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट पे करता है ग्रेचुटी के रूप में। अब ये ग्रेचुटी के रूप में जब उसे मिलेगा, तो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, तो आपको मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपोनेंट है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपकी चार चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहला है रेंट, सेकंड वन है रॉयल्टी, थर्ड वन है इंटरेस्ट और फोर्थ वन है आपका प्रॉफिट। इन चार आइटम को जब हम ऐड करते हैं, तब हमें मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब रेंट, रेंट में दो तरह से रेंट होता है। एक, अगर लैंडलॉर्ड को कोई दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, दूसरा लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग पर खुद को पे कर रहा है, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा रेंट में। ऐसा इसलिए होता है कि जब लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग पर खुद को पेमेंट करता है, तो उसकी वैल्यू उतने के ही बराबर होती है जितने की वो दूसरे से चार्ज करता है। इसलिए उस बिल्डिंग की जो रेंट है वो उसे पता होती है, और वो जब पता है तो फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी।
दूसरा है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी रेंट की तरह से बिहेव करता है। जैसे आमतौर पर देखा होगा आपने, किसी बुक को पढ़ा, उस बुक पे पब्लिकेशन का नाम लिखा होता है और राइटर का नाम लिखा होता है। तो राइटर ने क्या किया है, अपनी बुक को, पब्लिकेशन को दे दिया है किसके लिए, रेंट पर, ऐसे रॉयल्टी के रूप में। तो उस बुक के बदले में पब्लिकेशन राइटर को क्या देता है, एक सर्टेन अमाउंट देता है, वो रॉयल्टी कहलाता है। यानी कि उसने अपनी बुक पूरी की पूरी बेची नहीं है, उधार दी है पब्लिकेशन को कुछ टाइम के लिए कि वो उस पर पब्लिश करे, और उसके बदले में राइटर को एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है। ऐसे ही कोल माइनर ने अपनी उस कोल माइन को किसी इंडस्ट्री को दे दिया फॉर माइनिंग पर्पस, तो उसके बदले में उसे जो रिसीव अमाउंट होगा वो रॉयल्टी कहलाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट। तो आप जानते ही हैं कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपने किसी से कैपिटल ली है तो उसके बदले में, उसके रिवार्ड के बदले में आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये भी फैक्टर इनकम है। थर्ड के बाद आता है फोर्थ। फोर्थ में है प्रॉफिट। और प्रॉफिट में आपको तीन चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और थर्ड वन है आपका डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स, जो टैक्स इंडस्ट्री ने पे किया, तो इंडस्ट्री के इनकम को, इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, वो प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के दूसरे नाम भी हैं कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग। और तीसरा है डिविडेंड। तो अकाउंट वाले स्टूडेंट इन तीनों को भी बड़े अच्छे से जानते हैं। आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, कभी कभार न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट आपको गिवन है, साथ में इनमें से कोई एक आइटम गिवन है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉफिट में इन्हें दोबारा से ऐड कर देते हैं, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट में ये ऑलरेडी तीन इंक्लूड हैं, और अगर आपने दोबारा इंक्लूड कर दिया तो किसी एक आइटम की वैल्यू दो बार इंक्लूड हो जाएगी, जो वैल्यू को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट अगर गिवन है और ये में से कोई आइटम गिवन है तो केवल और केवल आपको प्रॉफिट लेना है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तब आप इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट बनाएंगे। ओके। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है, वो है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम कुछ और फैक्टर्स रहते हैं जिनकी इनकम रिसीव होती है, जैसे डॉक्टर, जैसे बार्बर, जैसे कारपेंटर, इनकी इनकम को भी मिक्स्ड इनकम में शामिल करते हैं। जैसे लॉयर की इनकम, इन इनकम को शामिल करके मिक्स्ड इनकम निकल जाती है। अच्छा, न्यूमेरिकल में मिक्स्ड इनकम गिवन होती है और कुछ न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होती, तो फिर इसे जीरो मान लेते हैं। इसके बाद आता है, जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, तब हमको मिलता है एनडीपी एफसी। अब एनडीपी एफसी क्यों मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा कि नेट वैल्यू है, तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। जैसे अगर कोई फैक्टर है, उस फैक्टर पर क्या डेप लगेगा, कोई डेप नहीं लगेगा। जैसे अगर इंटरेस्ट मिला तो उस पर डेप्रिसिएशन तो कुछ होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन केवल और केवल किस पर होता है, वो होता है फिक्स असेट्स पर। ठीक है, रेंट है, रेंट पर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए यहां पर नेट वैल्यू आएगी। दूसरा फैक्टर पेमेंट है, और फैक्टर पेमेंट है तो इंडस्ट्री के लिए फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, इसलिए इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो एनडीपी एफसी होगा। और डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए ये एनडीपी एफसी बनाएगा। तो एनडीपी एफसी इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले सीओई, सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस, और थर्ड वन मिक्स्ड इनकम एमआई। इन तीनों को ऐड करेंगे, तो मैंने अभी इन तीनों के आपको कंपोनेंट भी बता दिए,
अगर कंपोनेंट दिए हैं तो उनको ऐड करके कर लेते हैं, नहीं दिया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उनके तीनों कंपोनेंट कौन कौन से, कंपनसेशन इन कैश, काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों को ऐड करके हम बनाएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो फिर चार चीजों को ऐड करेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग सरप्लस बनाएंगे। मिक्स्ड इनकम एज इट इज दी होती है और न्यूमेरिकल में, और इसके बाद अगर नहीं दी है तो उसे जीरो मान लेते हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर एनडीपीएफसी आपको मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि आपको अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। आपके पास एनडीपीएफसी आपने कैलकुलेट कर लिया तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। सबसे इजीएस्ट मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाला पोर्शन आप अगर उसके कंपोनेंट दिए हुए हैं तो कुछ न्यूमेरिकल में आपको दे देता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉइज। इस चीज को बहुत गहनता से और बहुत डीपली या बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फ्लो में हम क्या पढ़ जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, और वहां अगर एम्प्लॉइज लिखा है तो फिर वो उसका डिडक्शन है, वो उसकी इनकम नहीं है और वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनकम इसमें केवल एम्प्लॉयर वाला इंक्लूड होगा, एम्प्लॉई वाला इंक्लूड नहीं होगा। अगर एम्प्लॉई दिया है तो उसे छोड़ देते हैं। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम द इनकम मेथड सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन। क्या क्या लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। अब ट्रांसफर इनकम में जैसे स्कॉलरशिप है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे विडो पेंशन है, ये वन साइडेड पेमेंट होते हैं, फैक्टर इनकम नहीं होती, इसीलिए इन्हें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम तो रिसीव तो हुई लेकिन फैक्टर इनकम रिसीव नहीं है, ये वन साइडेड पेमेंट है, ये केवल हेल्प है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। इनकम फ्रॉम द सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। अगर सेकेंड हैंड गुड सेल करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस पेमेंट हो चुके हैं। लेकिन प्रीवियस वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, इस पर अगर किसी को कमीशन मिलता है, वो फ्रेश इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इंक्लूड होगा, कमीशन तो इंक्लूड होगा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड की जो वैल्यू है, वो जो अमाउंट रिसीव हुआ वो इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम द शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इनसे ही होने वाली इनकम नहीं इंक्लूड होगी, क्योंकि ये पेपर क्लेम है, फैक्टर इनकम जनरेट नहीं करते, केवल पेपर क्लेम है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इनकम फ्रॉम द सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। अगर किसी फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया वो पूरा का पूरा खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो इस पर होने वाली इनकम वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद है इम्पिटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी मैंने रेंट वाले अपनी पोर्शन में भी आपको बताया था कि अगर ओनर अपने मकान में रह रहा है तो फिर उस पर जो इनकम जनरेट होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इनकम फ्रॉम द सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इनकम जो पहले जो सेकंड गुड है उसका पेमेंट प्रीवियस ईयर में हो चुका है, इसीलिए उसकी इनकम पर कोई दोबारा जो अगर उसने सेल की है तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर इस पर कोई किसी को कमीशन मिल रहा है तो वो फ्रेश इनकम जनरेट कर रहा है, वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, इसके बाद है इनकम फ्रॉम द शेयर एंड बॉन्ड्स। ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये पेपर क्लेम है और पेपर क्लेम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम द सेल्फ कंजम्पशन। अगर किसी ने अपने प्रोडक्शन को खुद ही कंज्यूम कर लिया तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है। इसके बाद है फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आर इंक्लूडेड। तो अभी मैंने बताया था कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज में आपका कंपनसेशन इन काइंड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री व्हीकल चार्जेस, ये बहुत सारे फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर किसी की लॉटरी लग गई और उसे बहुत सारा पैसा मिल गया तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसने कोई फैक्टर इनकम जनरेट नहीं की।
फिर है पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सेविंग आर नॉट इंक्लूडेड, जैसे डेथ ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट टैक्स है तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज इंक्लूडेड, बट डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स इट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, तब तक आप इसकी थ्योरी को थोड़ा सा स्टडी कीजिए और समझ कर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है।